वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड के क्या क्या टाइप्स है और क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने से पहले आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी की जरूरत है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक पता नहीं है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी टाइप की म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही स्पेशल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। तो जैसे कि मैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो एक वही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सारी पूल जो बन के आती है फंड की, इसको कहते हैं फंड साइज। और जैसे मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड में, तो मुझे उस 1000 के बदले कुछ यूनिट्स मिलते हैं और उस यूनिट की वैल्यू को कहते हैं NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। तो म्यूचुअल फंड की कुछ होल्डिंग्स रहती है जहां एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करती है और जैसे वो होल्डिंग्स अच्छी परफॉर्म करती है वैसे ही आपको रिटर्न मिलते रहेगी। जो म्यूचुअल फंड की NAV है वो बढ़ते रहेगी, इससे आपको रिटर्न मिलते रहेगी। तो चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड की कंपनीज के बारे में। म्यूचुअल फंड की जो कंपनीज है, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है, उन्हें कहा जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी AMC। तो एक AMC के अंदर बहुत सारी म्यूचुअल फंड रहती है और ये सारी म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं फंड मैनेजर्स। तो जो फंड मैनेजर्स जो है वो एक तरह से एक्सपर्ट है कैपिटल मार्केट की, उन्हें पूरी जानकारी, उन्हें पूरी ज्ञान है कैपिटल मार्केट के ऊपर, वो एक प्रोफेशनल है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, ये कंपनी आपको फ्री में म्यूचुअल फंड सर्विस नहीं देती। ये आपकी फंड से कुछ छोटी सी पार्ट लेती है जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। और ये एक्सपेंस रेशियो हो सकता है 0.1%, हो सकता है ये 0.5% हो या 1 या 2% हो। ये जनरली 1 से लेकर 2% तक की रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो ये एक्सपेंस रेशियो लेती है, इससे ये सारे एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं और साथ ही फंड मैनेजर्स को सैलरीज भी देते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को दो हिस्सा में बांटा जा सकता है, एक है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड और दूसरी है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। तो जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है वो ऐसे म्यूचुअल फंड है जहां आप कभी भी एंटर या कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। और जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड में आप तभी एंटर कर सकते हैं जब उस म्यूचुअल फंड स्कीम की NFO चल रही होती है। और NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जैसे एक कंपनी की IPO होती है वैसे ही फंड की NFO होती है। तो जब आपने NFO के टाइम अगर इन्वेस्ट किया क्लोज एंडेड फंड में, तो इस फंड की कुछ टेन्योर रहती है जो कि कुछ एक टाइम तक रहती है। तो उस टाइम के बाद आप ये फंड से पैसा निकाल सकते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे ओपन एंडेड फंड के बारे में, तो ओपन एंडेड फंड में 3 तरह की फंड होती है। एक है इक्विटी फंड, दूसरी है डेट फंड और तीसरी हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड वो फंड है जो सिर्फ इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और डेट फंड वो फंड है जो सिर्फ डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। और हाइब्रिड फंड जो है, हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट फंड की कॉम्बिनेशन है, यानी हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है। और जो इक्विटी और डेट की प्रोपोर्शन है हाइब्रिड फंड में, वो अकॉर्डिंग टू फंड होती है, फंड टू फंड डिपेंड करती है। हो सकती है 70-30% की हो सकती है 80-20% की हो। तो ये फंड टू फंड डिपेंड करती है। तो जैसे हमने बोला था क्लोज एंडेड फंड 2 तरह की होती है। एक है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड और दूसरी है मेजोरिटी फंड्स। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड जो है, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड में मेजोरिटी जो एसेट्स होती है वो डेट सिक्योरिटीज होती है। और जैसे कि अगर 80% डेट है तो 20% इक्विटी होती है। इससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है और आपकी जो रिटर्न है वो भी आपकी कैपिटल को जो है वो प्रोटेक्टेड रखती है डेट में इन्वेस्ट करके। और जो इक्विटी है उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इससे क्या होता है, आपको एक तरफ से रिटर्न भी अच्छी मिल रही है और दूसरी तरफ रिस्क भी थोड़ी कम है। ये जो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड है, इस फंड की टेन्योर 1 साल, 3 साल या 5 साल की रहती है। तो आपकी फंड टू फंड डिपेंड करती है कौन सी फंड है और कितनी टेन्योर है उस फंड की। तो आप ये सब आप फंड की इंस्ट्रक्शन में या फंड की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, दूसरी फंड मैच्योरिटी फंड है। तो मैच्योरिटी फंड जो है वो ये फंड सारी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है। और मैच्योरिटी फंड और डेट फंड की अगर हम डिफरेंस देखें तो मैच्योरिटी फंड में कुछ टेन्योर रहती है। जैसे कि अगर आपने NFO के टाइम इन्वेस्ट किया मैच्योरिटी फंड में, तो उसकी कुछ टेन्योर रहती है जो कि 30 दिन से लेकर 5 साल तक की रहती है। तो आपकी जो फंड की टेन्योर है, उस टेन्योर के हिसाब से आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं इक्विटी फंड की तरफ। तो जैसे कि इक्विटी फंड 3 तरह की इक्विटी फंड होती है। एक है डाइवर्सिफाइड फंड, दूसरी है सेक्टर फंड और तीसरी है ELSS। तो डाइवर्सिफाइड फंड वो फंड है जो बहुत सारे कंपनीज बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। जैसे कि अगर हम बात करें एक डाइवर्सिफाइड फंड की, तो डाइवर्सिफाइड फंड की पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहती है। जैसे कि
ये फंड इन्वेस्ट करती है बैंकिंग सेक्टर में, प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्लस फार्मा सेक्टर में, प्लस और भी बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो सारी मतलब बहुत सारी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है ताकि रिस्क थोड़ी कम हो और इसके बदौलत आपको रिटर्न भी थोड़ी कम मिल सकती है लेकिन रिस्क कम रहती है। और दूसरी जो है वो है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड जो है, सेक्टर फंड इन्वेस्ट करती है कोई एक पार्टिकुलर सेक्टर में। जैसे कि अगर हम पकड़ें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, तो सेक्टर अगर एक फंड है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है तो ये फंड उन सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आती है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कंपनीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ, जैसे कि HDFC बैंक, दूसरी एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ऐसे ही कुछ बजाज फाइनेंस। तो ये सारी जो कंपनीज है ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आती है। तो एक बैंकिंग सेक्टर फंड ये सारी फंड में इन्वेस्ट कर सकती है। इसमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाता है क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर कभी जाके बुरी परफॉर्म करे हो सकता है कि आपको अच्छी रिटर्न ना मिले। और तीसरी जो मैंने बोला था, तीसरी है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एक स्पेशल तरह की फंड है जहाँ आप अगर इन्वेस्ट करते हैं आज तो आपको 3 साल तक रुकना पड़ेगा। तो जैसे दूसरी टाइप्स जो थी डाइवर्सिफाइड फंड, सेक्टर फंड, इन सब फंड में आप कभी भी एंटर करके कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आपको 3 साल तक की टेन्योर रहती है, उसके बाद ही आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो फंड है इसकी एक एडवांटेज है कि आपको इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 86C के तहत आपको 1.5 लाख तक की टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकती है अगर आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम बात हैं डेट फंड की कुछ टाइप्स के बारे में। डेट फंड की 2 टाइप्स हैं, 2 तरह की डेट फंड होती है और वो है लिक्विड फंड और गिल्ड फंड। लिक्विड फंड जो है, लिक्विड फंड इन्वेस्ट करती है कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में। और अगर हम गिल्ड फंड की बात करें तो गिल्ड फंड इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। सो वाई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना है, क्या फ़ायदे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के? तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 4 फायदे हैं। नंबर 1, टू बीट इन्फ्लेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन की पास्ट हिस्ट्री देखें तो हम पास्ट हिस्ट्री से देख सकते हैं कि एवरेज इन्फ्लेशन 5 to 6% एवरेज इन्फ्लेशन दिख रही है पास्ट हिस्ट्री में। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी यही 5 to 6% इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। जब हम सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं तो सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम है। जैसे कि अगर हम बात करें सेविंग्स अकाउंट की तो सेविंग्स अकाउंट में 3 to 4% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। तो ये तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकती है। और दूसरी अगर हम देखें FD यानी फिक्स डिपॉजिट, तो FD में अब 6 to 7% की रिटर्न मिलती है। तो ये कुछ हद तक इन्फ्लेशन की तरह ही ये चल रही है, जैसे कि 6 to 7% की तो हमको इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। तो ये भी फायदेमंद नहीं है। तो तीसरी क्या है, म्यूचुअल फंड। अगर आप खराब से खराब एक स्कीम चूज किए तो मिनिमम आपको 10% की रिटर्न तो मिलेगी अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट करें, जैसे कि 10 साल के लिए। दूसरी जो रीजन है वो है डाइवर्सिफिकेशन। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल रहा है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर आप स्टॉक मार्केट में करने जाएं तो स्टॉक मार्केट में आपको बहुत सारा पैसा लगेगा, साथ में आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत मेहनत भी लगेगी। तो ये सारी झंझाट को छोड़कर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी जो फायदा है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी एक म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। तो फंड मैनेजर्स जो है वो एक तरह की एक्सपर्ट है, वो एक तरह के प्रोफेशनल्स है, उनको पता है कौन सी स्टॉक कैसी परफॉर्म करने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो सारी आपकी पैसा जो है अच्छी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगी। तो इससे क्या होता है, आपका जो पैसा है वो प्रोफेशनली मैनेज रहता है। और चौथा जो रीज़न है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की वो है लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप अच्छी स्टॉक्स चूज करते हैं तो अच्छी स्टॉक्स आपको 1000 से लेकर 30,000 40,000 तक की मिलेगी। तो अगर आपके पास पैसे कम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को तो आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आपको क्यों जल्द ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए म्यूचुअल फंड में। इसको समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, एक स्टूडेंट की और एक एम्प्लॉय की। तो हम पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। एक स्टूडेंट है जो 1000 रुपये प्रति महीना इन्वेस्ट करता है एक म्यूचुअल फंड स्कीम में और उसको 13% पर एनम की रिटर्न मिलती है और उसने इन्वेस्ट किया 14 सालों तक। तो उसकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो निकल के आती है 1,68,000 और जो उसको गेन मिलेगा 14 ईयर्स में वो निकल के आती है 2,79,000। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आएगी वो निकलेगी 4,47,500 समथिंग। तो अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एक एम्प्लॉई है जो 2,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा है जो कि एक स्टूडेंट से डबल है और उसने इन्वेस्ट की 7 ईयर्स तक, जो कि स्टूडेंट ने इन्वेस्ट किया था 14 ईयर्स तक। हम रिटर्न रेट सेम लेते हैं
रिटर्न इसको मिल रहा है 13% पर एनम की। ये एम्प्लॉय की जो इन्वेस्टेड अमाउंट निकल के आती है वो है 1,68,000 जो कि इक्वल है स्टूडेंट के इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ, और जो इसको गेन मिलता है वो है 98,966, और इसका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है, एक्सपेक्टेड टोटल अमाउंट निकल के आता है 2,66,900 समथिंग की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइम कितनी बड़ी प्ले कर रहा है। ओके, तो आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करते हैं उतनी आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रही है। देखिए स्टूडेंट के केस में उसने इन्वेस्ट की थी 1,000 रुपये करके 14 सालों तक, तो उसको गेन मिला नियरली 2,80,000 की, यानी उसने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी उससे डबल की उसको गेन मिल रही है। और एम्प्लॉई की अगर हम देखें तो एम्प्लॉई ने 1,68,000 इन्वेस्ट की थी और उसको गेन मिल रहे हैं सिर्फ 68,000 समथिंग। तो आप देख सकते हैं कितनी वास्ट डिफरेंस है। तो आपको जल्द से जल्द अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की दो तरीके जो है वो है एक लमसम और दूसरी SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम क्या होता है? लमसम, अगर आप लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लमसम का मतलब होता है कि वन टाइम इन्वेस्ट करना। जैसे कि आज आपके पास 30,000 रुपीज़ है और आप इस 30,000 रुपीज़ को आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो कोई म्यूचुअल फंड में, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आप ये 30,000 डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ही बार में। और दूसरी जो है वो है SIP। तो SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी पीरियडिकली जो है एक इक्वल अमाउंट आपके अकाउंट से कटते रहेगा और जो म्यूचुअल फंड आपने चूज़ की उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती रहेगी। तो जैसे कि अगर मैंने 1,000 रुपीज़ का SIP रखा है तो मंथली मेरा अकाउंट से 1,000 रुपीज़ कटते जाएगा और उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगी। तो कई बार आपको क्वेश्चन ये आता होगा कि मैंने अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल दिया और क्या पता वो म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, वो मेरा पैसा लूट ले। तो इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। देखिए, अगर आपको ये सवाल आ रहा है तो ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है इसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेबी रेगुलेट करती है। जैसे आप देखें बैंक्स, SBI बैंक देखें, HDFC बैंक देखें, कोई भी बैंक से उन्हें रेगुलेट करता है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वैसे ही यहाँ ये सारी म्यूचुअल फंड हाउसेस को रेगुलेट करती है सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो डरने की कोई बात नहीं। अगर एक म्यूचुअल फंड हाउस बैंकरप्ट हो भी जाता है तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो सेफ है, वो आपको रिटर्न मिल जाएगी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे ही मैंने आपको कहा था कि वीडियो के अंत में जाके मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताऊंगा जो कि एकदम स्पेशल है। तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम की नाम है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड क्या होता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो जानते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड वो फंड है जो कोई एक इंडेक्स को ट्रैक करती है। जैसे कि अगर हम देखें निफ्टी 50, तो इंडेक्स फंड जो है ये निफ्टी 50 को ट्रैक करेगी, यानी जितने कंपनीज है निफ्टी 50 के अंदर वो सारी कंपनीज में ये फंड इन्वेस्ट करेगी। और इससे क्या होता है कि आपको जितनी निफ्टी रिटर्न देती है उतनी ही रिटर्न ये फंड भी देगी। तो इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इसमें एडवांटेज क्या है? देखिए, इंडेक्स फंड में जो है, इंडेक्स फंड में एक फंड मैनेजर का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। एक फंड मैनेजर को क्या करना है, बस इंडेक्स के अंदर जो सारी कंपनीज है वो सारी चूज़ करनी है और इस म्यूचुअल फंड में लगा देनी है। तो ये म्यूचुअल फंड में जितना पैसा इन्वेस्ट होगा वो सारी वो कंपनीज पे इन्वेस्ट होगी। तो इससे क्या होता है, जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर हम इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड की एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करें तो इक्विटी फंड की नियरली 1 to 2% की एक्सपेंस रेशियो रहती है और इंडेक्स फंड की 0.1 या 0.2% की एक्सपेंस रेशियो रहती है। तो आप देख सकते हैं इक्विटी फंड के कंपैरिजन में इंडेक्स फंड की एक्सपेंस रेशियो 10 गुना कम है। अगर हम बात करते हैं इंडेक्स की परफॉर्मेंस की लास्ट 10 ईयर्स की, तो आप देख सकते हैं 2010 से 2020 तक ये लॉकडाउन के बावजूद, ये इकोनॉमिक स्लोडाउन के बावजूद भी निफ्टी ने 94% की रिटर्न दे रखी है। तो आप देख सकते हैं अगर आप लंबी होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं इसमें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, नमस्कार।